यार हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? एक बार देखना। मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? है ना? पहुंच रही है ना? हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, मुझे एक बार बता दिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही थी ना। एचएमटी शायद खत्म हो गया था। थर्मो अपन ने शुरू कर लिया था। और थर्मो में कुछ कुछ बातें हो गई थी, बेसिक बातें हो गई थी। और जहां तक मुझे याद है, हम लोग वर्क ट्रांसफर की बात कर रहे थे। वर्क ट्रांसफर में मैंने आपको चार लिखवाए होंगे: डिस्प्लेसमेंट वर्क, स्टीरर वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और फ्लो वर्क। हम लोग बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वर्क की, और डिस्प्लेसमेंट वर्क में बहुत सारी चीज मैंने आपको बता दी होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया होगा कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन। और अगर एनर्जी इन ट्रांजिशन है तो क्या होगा? प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन होगा।
प्रॉपर्टी नहीं होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा और साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। ये सारी बातें हो गई थी। साइन कन्वेंशन की बात हो गई थी कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव वर्क होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइकिल होगा, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होगा। ये सारी बातें हो गई थी। फिर अपन को बात करनी थी किसकी, एक्सटीरियर वर्क की। और फिर अपन को बात करनी थी किसकी, इलेक्ट्रिकल वर्क की। और फिर अपन को बात करनी थी फ्लो वर्क की। तो सेकंड हेडिंग डालना एक्सटीरियर वर्क। सुनना। देखो अपन बात कर रहे हैं एक्सटीरियर वर्क की। या फिर उसको पैडल व्हील वर्क भी कह सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको एक कंटेनर दे रखा है। कुछ इस तरह से। और यहाँ पर कोई फ्लूइड है और यहाँ पर कोई एक स्टीरर लगा हुआ है। और ये स्टीरर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये क्या है, ये आपकी सिस्टम की बाउंड्रीज है। सिंपल प्रोसेस। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भैया प्रोसेस कौन सी होगी, रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, तो एक्चुअल कंडीशन में तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। थ्योरेटिकली हम लोग इसको रिवर्सिबल मान लेते हैं, वो एक अलग बात है। थ्योरेटिकली हम लोग इसको रिवर्सिबल मान ले, वो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में ये रिवर्सिबल ही होगी। कोई स्टीरर रोटेट कर रहा है या पैडल व्हील रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लूइड है उसकी में विस्कोसिटी होगी। और मैं आपको बता चुका हूँ, विस्कोसिटी इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा, जो भी वर्क ट्रांसफर होगा, फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होगी और विस्कोसिटी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए मान करके चलते हैं, कैलकुलेशन के लिए मान करके चलते हैं कि प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। अगर यहाँ पर पावर कोई पूछता है कि पावर क्या होगा या वर्क क्या होगा, तो देखो क्या होगा। देखो अब होता है कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब लीनियर मोशन हो। और अगर एंगुलर मोशन हो रही है तो फिर क्या होता है, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एक रोटेशन में, एक रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 360 डिग्री, 2 पाई। तो अगर एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई एन हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्क। एन क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया पावर कितना है, तो पावर क्या होता है, पावर होता है टॉर्क इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम हो जाएगा। पावर क्या होता है, पावर इज द वर्क पर यूनिट टाइम, सिंपल। ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू 2 पाई एन बाई 60 हो जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा।
यहां पर n क्या है, यहां पर n है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो अगर पर यूनिट टाइम दे रखा है तो पावर हो जाएगा, और टोटल रिवॉल्यूशन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वर्क और पावर हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक, सिमिलरली मैं आपको क्या बताने वाला था, सिमिलरली मैं आपको बताने वाला था कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा। एक बार इलेक्ट्रिकल वर्क को देखना। मान लो कि यहां पर एक कंटेनर है या फिर कोई एक बॉक्स है, और यहां पर एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है। ये करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका वोल्टेज वी है, और ये आपका सिस्टम है, और ये आपकी बाउंड्रीज है। ये सिस्टम की बाउंड्रीज है। ठीक, मुझे बस इतना बता दो, मुझे बता दो कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है या वर्क ट्रांसफर हो रहा है। इस वाले केस में क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट या वर्क। हाँ भाई, यहाँ पर वर्क ट्रांसफर हो रहा है या फिर हीट ट्रांसफर हो रही है। वर्क या हीट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट नहीं करता क्या। ऐसा नहीं होगा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो हुई और अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता क्या। सुनो, सही कह रहे हो आप लोग, यहां पर वर्क ट्रांसफर होगा। याद रखना, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल हीट नहीं होता। इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर होगा, यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। जो बाउंड्री को क्रॉस किया, जिसने जिसने बाउंड्री को क्रॉस किया, वो इलेक्ट्रिकल वर्क था। वो अलग बात है कि अंदर वो इलेक्ट्रिकल वर्क जाकर के किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में। ध्यान से सुनना फिर से, जिसने बाउंड्री को क्रॉस किया, जिसने बाउंड्री को क्रॉस किया वो इलेक्ट्रिकल वर्क था। वो अलग बात है कि अंदर जाकर के इलेक्ट्रिकल वर्क रेजिस्टेंस के वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वजह से हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, यहां पर बाउंड्री को क्रॉस किसने किया, साफ्ट वर्क ने किया। वो अलग बात है कि अंदर जाकर के साफ्ट रोटेट करेगा, और जब साफ्ट रोटेट करेगा तो फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाउंड्रीज जो ट्रांसफर हुआ वो वर्क का हुआ। वो अलग बात है कि वर्क अंदर जाके हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाउंड्री ट्रांसफर वर्क का हुआ, वो अलग बात है कि वर्क अंदर जाकर के हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, इलेक्ट्रिकल इज वर्क। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग आई स्क्वायर इंटू आर को हीट लिखते हैं, डेल्टा क्यू लिखते हैं। समाज के बहुत सारे लोग लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इवन समाज के बहुत सारे क्या, मैंने खुद लिखा होगा एचएमटी में, जब एचएमटी पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने आई स्क्वायर इंटू आर को हीट लिखा होगा। यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर आई करंट है और आर रजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल क्या है, वर्क है। आई इंटू वी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। वो अलग बात है कि वर्क आगे जाकर के हीट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक अलग बात है। ठीक, इसको नोट करना है एक बार, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
इसको नोट कर लो, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर पाए क्या? मैं आपसे क्या कह रहा था कि सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं करना, ये पहले से पता था अपन को। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क भी पहले से पता था, ये एक्सप्रेशन होता है। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, जो कंक्लूजन है वो क्या है, वो ये है कि जो बाउंड्री ने क्रॉस किया वो एक अलग चीज है, और जो अंदर पहुंचा वो एक अलग चीज है। यहां पर बाउंड्री ने क्रॉस किसको किया है, सॉरी, बाउंड्री क्रॉस किसने की है? वर्क ने, सॉफ्ट वर्क ने। वो अलग बात है कि सॉफ्ट वर्क अंदर जाएगा, फ्लूइड को रोटेट करेगा, और फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। यहां पर बाउंड्री क्रॉस किसने किया है? इलेक्ट्रिकल वर्क ने। वो अलग बात है कि अंदर जाकर के इलेक्ट्रिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये कभी मत मानना कि हीट ने ट्रांसफर किया। हीट ने ट्रांसफर नहीं किया भाई, वर्क ने किया है। वर्क अंदर जाकर के हीट में कन्वर्ट हो गया है। ये कभी मत कहना कि यहाँ हीट आई बाहर से, हीट बिल्कुल नहीं आई, वर्क आया बाहर से, और वर्क अंदर आकर के हीट में कन्वर्ट हो गया, वो एक अलग बात है। ठीक है, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें है ना। आगे चल के अपन बात करेंगे, है ना। जैसे आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, देखने में हो सकता है कि आपको सेम लगे। मेरी आवाज आज कुछ धीमी आ रही होगी, मेरी कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है, थोड़ा सा कॉपरेट करना, है ना। सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिसमें ये कोई सिस्टम है। ये कोई सिस्टम है, और यहां से कोई हीट आ रही है। हीट कितनी आ रही है? 10 किलो जूल। ये कोई सिस्टम है जहां पर बाहर से हीट आ रही है 10 किलो जूल। दूसरा एग्जांपल, ये कोई सिस्टम है जहां बाहर से वर्क भेजा जाता है, और अंदर जाकर के वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? 10 किलो जूल। एक एग्जाम्पल था जिसमें सिस्टम में डायरेक्टली बाहर से हीट भेजी, कितनी? 10 किलो जूल। और दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें बाहर से वर्क भेजा 10 किलो जूल, और अंदर जाकर के हीट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क भेजा गया था, अंदर हीट में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है। दोनों एग्जाम्पल सेम है क्या? दोनों एग्जाम्पल सेम है क्या? हाँ या नहीं? दोनों एग्जाम्पल सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आगे हम लोग एंट्रोपी वगैरह पढ़ेंगे, अवेलेबल एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, तब अपन डिस्कस करेंगे कि दोनों बहुत अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। बाहर से हीट को सेंड करना और बाहर से वर्क को देना, और वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाए, दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात को समझना आप हमेशा, क्योंकि गेट में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, कि ऐसा ही दे रखा था, एक सिस्टम था और ये इलेक्ट्रिकल हीटर लगा था, और इसमें आपसे पूछा था कि हीट ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। तो समाज में कुछ नालायक लोग भी होते हैं, और वो लिख करके आए थे कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन नहीं हो रही मेरे भाई। यहाँ पर वर्क ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रिकल वर्क गया, वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिकल वर्क अंदर जाकर के हीट में कन्वर्ट हो गया। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिकल वर्क अंदर जाकर के हीट में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर नहीं हुआ। बाउंड्री क्रॉस किसने किया? वर्क ने। अंदर जाकर के वर्क किस में कन्वर्ट हुआ? हीट में। क्लियर है? समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भाई, कुछ कुछ समझ पाए क्या मैं क्या कह रहा था?
कुछ समझ पाए हो क्या मैं क्या कह रहा था आप लोगों से? ठीक है, एक और बचा कौन सा, फ्लो वर्क। एक हेडिंग डालो, नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर, फ्लो वर्क। एक हेडिंग और डालो, फोर्थ वन, फ्लो वर्क। सुनना, फोर्थ नंबर, फ्लो वर्क। सुनो, फ्लो वर्क क्या है। मामला कुछ ऐसा है, ये कोई एक ओपन सिस्टम है, ये आपका कोई एक ओपन सिस्टम है, या फिर ये आपका एक कंट्रोल वॉल्यूम है। ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक, यहां पर कोई क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहां पर फ्लूइड इन हो रहा है, और यहां पर फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। फ्लोअर क्या होता है, फ्लोअर क्या होता है कि देखो, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज आगे बढ़ रही है तो वो अपने आगे वाली चीज को पुश कर रही होगी। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड की एक लेयर जो फ्लो होना चाहती है वो अपने आगे वाले लेयर को पुश कर रही होगी, सिंपल सी बात है। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड की कोई पर्टिकुलर लेयर जो फ्लो होना चाहती है उसको अपनी आगे वाली लेयर को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। मतलब फ्लूइड को फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लो वर्क बोल रहा हूँ। देखो, मामला कुछ ऐसा है कि फ्लूइड की एक लेयर है, ये फ्लूइड की कोई लेयर है, डिस्प्लेसमेंट मान लो कि कुछ dx है, और इसका एरिया मान लो कुछ कैपिटल ए है, और यहां पर प्रेशर मान लो कुछ पी लग रहा है। ठीक, तो वर्क आपको पता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाएगा, फ्लूइड की इस लेयर को क्या करना है, आगे फ्लो होना है। फ्लूइड की इस लेयर को आगे फ्लो होना है, और इसके जस्ट आगे वाली जो लेयर है वो कितना प्रेशर लगा रही है इस पे, पी। तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dx। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट इज dx। कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इंटू वॉल्यूम। ये हो जाएगा, ये फ्लो वर्क है। अगर इस फ्लो वर्क को मैं पर यूनिट मास लिखना चाहूं तो देखो क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन मास हो जाएगा पी इंटू वॉल्यूम अपॉन मास। आपको होता है मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम से ये मास कैंसिल होगा, और नीचे क्या बचेगा, डेंसिटी। तो डेल्टा डब्ल्यू पर यूनिट मास बचेगा कितना, पी बाई रो। एंड 1/रो इज इक्वल टू कितना होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम।
1/रो डेंसिटी होता है v, ये क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम। 1/डेंसिटी होता है स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करना, तो जो फ्लो वर्क आएगा हो जाएगा P इंटू वी स्पेसिफिक वॉल्यूम। हमेशा याद रखना कि जो ये फ्लो वर्क होता है P इंटू वी, ये पर यूनिट मास था, टोटल नहीं था। फ्लो वर्क जो था वो क्या था, पर यूनिट मास था। और फ्लो वर्क एक्चुअल में है क्या, फ्लो वर्क एक्चुअल में है क्या कि भैया इस दुनिया में किसी भी चीज को आगे बढ़ना है। अब सिंपल सा एग्जांपल समझो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने आगे वाले लोगों को पुश करना ही पड़ेगा। फ्लूइड की लेयर को आगे फ्लो होना है तो अपने जस्ट आगे वाली लेयर को पुश करना ही पड़ेगा। पिस्टन को ऊपर उठना है तो एटमॉस्फेयर को डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा। वैसे ही फ्लूइड को आगे फ्लो होना है, तो मान लो ये लेयर है, तो इस लेयर को अपनी आगे वाली लेयर को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो वर्क रिक्वायर्ड बाय द फ्लूइड लेयर टू फ्लो इज द फ्लो वर्क। सिंपल है ना। तो इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या। फ्लो वर्क इज इक्वल टू P इंटू वी, P इंटू स्मॉल वी, P इंटू स्मॉल वी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। नोट कर पाए क्या। ठीक है। आप लोगों का कोई और सब्जेक्ट भी चल रहा है ना अभी, आप लोगों का कोई और सब्जेक्ट भी चल रहा है ना शायद सुबह मॉर्निंग में, कौन सा चल रहा है। इंडस्ट्रियल चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा इंडस्ट्रियल, तो बहुत दिनों से चल रहा है यार, कहाँ तक पहुंच गया इंडस्ट्रियल में आप लोग। LPP 3 यूनिट्स, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, कोई बात नहीं, ठीक है सुनो। हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की डिस्प्लेसमेंट वर्क, सॉफ्ट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और फ्लो वर्क। मैंने आपको पहले बताया था कि थर्मो में थ्योरी बहुत कम है, समझने वाली चीजें बहुत हैं, फील करने वाली चीजें बहुत है ना। एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालना, डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस, डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस। एक हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस।
सुनना मैं पहली बात कर रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक। 2 मिनट सुनो। आपको पता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू डीवी। और अगर डीवी 0 हो गया है, अगर v कांस्टेंट हो गया है, आइसोकोरिक है, तो dv क्या हो जाएगा? 0। मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है? 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस किस में होगी? 2 मिनट सुनना, 2 मिनट। आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे दे और आपसे बोले कि रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है या फिर रिजिड बॉक्स है या फिर रिजिड कंटेनर है, ऐसा कुछ दे दे, तो आप समझ लेना कि आइसोकोरिक की बात कर रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिजिड कंटेनर। आपसे कभी भी रिजिड वर्ड आपको मिल जाए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, रिजिड कंटेनर, रिजिड बॉक्स, है ना, रिजिड कुछ भी सिलेंडर, आपको दे दे रिजिड बाउंड्रीज है, कुछ भी दे दे, रिजिड बोला है, इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, वहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। इसके बाद देखो सेकेंड वन, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। और आइसोबारिक मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू डीवी होता है ना, डेल्टा डब्ल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी। और प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन। सिंपल। प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा v1 से v2 तक, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा। सिंपल, है ना। अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये कहां पर वैलिड होगा, तो ये वैलिड होगा किस पे? याद रखना मैंने आपको शायद कभी बोला था कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्रेशन कम इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले कम इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला अप्लाई कहां पर होगा ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। ये कहां पर अप्लाई होगा, वैलिड कहां पे होगा? पी इंटू डीवी किसके लिए आया था? पहला फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा किसके लिए आया था? फॉर क्लोज सिस्टम। दो जगह वैलिड होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस और क्लोज सिस्टम होगा, तभी मैं इस एक्सप्रेशन को लगा सकता हूं, ठीक। इसके बाद देखो एक प्रोसेस और आती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट आप देखो, वर्क मुझे लिखना है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी, ये लिखना है। आइडियल गैस इक्वेशन से लिख रहा हूं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एम आर टी। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी बराबर एम आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट ले रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यहाँ पर जो एम है मास, और जो आर है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर एम आर और टी तीनों कांस्टेंट है, देन पीवी इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। सिंपल। एंड पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C, ठीक। तो यहां पर जो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी है, तो पी की वैल्यू लिख सकता हूँ सी अपॉन वी, पी की वैल्यू लिख सकता हूँ सी अपॉन वी। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी अपॉन वी ऑफ डीवी, और इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू
C को कॉमन ले लो, ln V2 बाई V1, सिंपल। तो आप वैल्यू पुट करोगे C की, तो C की वैल्यू क्या है, P1 V1 और P2 V2, और C की वैल्यू P1 V1 किसके बराबर है, MRT के बराबर है। या तो इसको ऐसे लिख दो, P1 V1 ln V2 बाई V1, या फिर ऐसे लिख दो P2 V2 ln V2 बाई V1, या फिर इसको ऐसे लिख दो MRT ln V2 बाई V1। तीनों एक ही बातें हैं। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे बस इतना बता दो कि ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले हैं, ये जो आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला निकाला है, ये कहाँ कहाँ वैलिड होगा, मुझे बता दो बस इतना। ये जो आइसोथर्मल के लिए एक्सप्रेशन निकाला है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये कहाँ पर वैलिड होगा, बस इतना बता दो। हाँ भाई, आइडियल गैस, और कुछ, और कोई कंडीशन, रिवर्सिबल प्रोसेस, और कोई कंडीशन। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी ये कहां पर वैलिड था, ये वैलिड था फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्लोज वर्क, क्लोज सिस्टम। तो वो तो दोनों होंगे ही होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस और क्लोज सिस्टम तो होंगे ही होंगे, प्लस आइडियल गैस इक्वेशन को भी यूज किया है, तो आइडियल गैस भी आ जाएगा। मतलब इसके तीन अजम्पशंस होने चाहिए यहां पर। वैलिड फॉर पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा क्लोज सिस्टम, और तीसरा आइडियल गैस। ठीक, सिंपल। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं अपन एडियाबैटिक की और पॉलीट्रॉपिक की, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं एडियाबैटिक की और पॉलीट्रॉपिक की। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना, सिंपल सी बात है। ये आपके क्या थी, मुझे एक मिनट दीजिएगा केवल, हाँ एक मिनट, केवल एक मिनट, केवल एक मिनट दीजिएगा।
सुनना, थर्ड वाला आप पूछ रहे हो ना, उसमें अपन ने क्या किया हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस थी, टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइडियल गैस इक्वेशन से लिखा पी बराबर एम आर टी। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और आर बी कांस्टेंट है, तो पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ये लिखा है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या फिर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P की वैल्यू C अपॉन V लिखा यहाँ पर, ये लिखा है C अपॉन V और इंटीग्रेट कर दिया V1 से V2 तक, ये आ गया और C की वैल्यू लिख दी है कितनी, P1 V1 या फिर MRT, तो ये इक्वेशन आ गई, सिंपल। एजम्पशन लेना था तो एजम्पशन ये किसके लिए वैलिड होता है, रिवर्सिबल एंड क्लोज सिस्टम, ये लिखा है रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम, और आइडियल गैस इक्वेशन लगाई है तो कौन सा एजम्पशन और आ गया, आइडियल गैस वाला, मतलब यहाँ पर एजम्पशंस कौन से होना चाहिए, रिवर्सिबल, क्लोज सिस्टम और आइडियल गैस, ठीक। फोर्थ प्रोसेस लिखा, फोर्थ वन लिखना, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अदर देन अदर देन आइडियल गैस के लिए कैसे निकालोगे, तो उसमें आपको कोई ना कोई रिलेशन देगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, कि भैया आइडियल गैस नहीं है, या वो इस रिलेशन के हिसाब से चलती है ना, तो जो भी रिलेशन देगा उसके अनुसार निकाल लेंगे अपन ना, ठीक है। सुनो, फोर्थ नंबर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन होती है कौन सी, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे एक टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक रिलेशन, आगे एक टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अपन क्या करेंगे उस थर्मोडायनेमिक रिलेशन में, मैं जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं आपको सारे प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा कि पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ से आया, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर विश्वास करो, 2 4 10 दिन के लिए, जब तक अपन थर्मोडायनेमिक रिलेशन नहीं पढ़ लेते कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनरली पूछ रहा हूँ, हालांकि मैं पूछने का अधिकार नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है वो चीजें, एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक दोनों सेम है क्या, हाँ या नहीं, एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक दोनों सेम है, हाँ या नहीं। थोड़ी बहुत पता होगा आपको एंट्रोपी के बारे में, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, सेम नहीं है ना, अलग अलग है, याद रखना, एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक दोनों अलग अलग हैं। एग्जैक्टली, रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज आइसेंट्रोपिक, है ना, ठीक है। एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, चीजों को मिक्स मत करना। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। मान लेना कि आज तक आप आइसेंट्रोपिक जानते ही नहीं हो, आप केवल क्या जानते हो, एडियाबेटिक। आइसेंट्रोपिक जिस दिन एंट्रोपी की बात करेंगे आइसेंट्रोपिक पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। सुनो, तो एडियाबेटिक मतलब पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, और आप देखो ये पीवी के पावर गामा डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। यहां से P की वैल्यू यहां पर पुट करना C अपॉन V के पावर गामा, तो डेल्टा W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P C अपॉन V के पावर गामा इंटू डीवी, और इंटीग्रेट कर दो V1 से V2 तक, तो डेल्टा W हो जाएगा, C को ले लो कॉमन, V के पावर माइनस गामा होगा,
तो इंटीग्रेशन हो जाएगा v के पावर माइनस गामा प्लस 1 अपन माइनस गामा प्लस 1 और लिमिट पुट करोगे v1 से v2। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा w इज इक्वल टू c v2 के पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 के पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। c की वैल्यू क्या है, p1 v1 के पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 के पावर गामा, ये c की वैल्यू है। तो मैं c की वैल्यू p2 v2 के पावर गामा लिखूंगा जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, और p1 v1 के पावर गामा लिखूंगा जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। देखो डेल्टा w क्या हो जाएगा, c की वैल्यू p2 v2 के पावर गामा इंटू क्या हो जाएगा, v2 के पावर 1 माइनस गामा माइनस p1 v1 के पावर गामा इंटू v1 के पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो v2 के पावर गामा और v2 के पावर 1 माइनस गामा, कितना बचेगा v2, v1 के पावर गामा और v1 के पावर 1 माइनस गामा कितना बचेगा v1। तो वर्क हो जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर डेल्टा w इज इक्वल टू p2 v2, pv बराबर mrt, तो p2 v2 क्या हो जाएगा mrt2 और p1 v1 क्या हो जाएगा mrt1। ये हो जाएगा p2 v2 का mrt2 और इसको mrt1, तो mrt2 माइनस t1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्क ट्रांसफर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, मुझसे अगर यहां पर कोई पूछता है कि एजम्पशंस क्या होंगे, शिवम शर्मा लिख रहे हैं कि स्क्रीन इज नॉट प्रॉपरली विजिबल। नहीं बेटा, विजिबल है, मैं भी सामने स्क्रीन में देख रहा हूँ, विजिबल है सारी चीजें। अच्छा एक बार देखना जो भी वीडियो है वो विजिबल है क्या, देख सही चल रहा है क्या। हाँ सही चल रहा है ना। ठीक है, सुनो, इसमें अपन मुझसे कोई पूछता है कि भाई वैलिड किसके लिए होगा, तो वैलिड फॉर पहला रिवर्सिबल तो होगा, देखो इसको यूज किया है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा क्लोज सिस्टम, ये तो होना ही होना था। ये तो इसके एजम्पशंस थे। एक एजम्पशन और आएगा, कौन सा, आइडियल गैस। ये आइडियल गैस कहां से आ गया बीच में, आइडियल गैस इसलिए आ गया क्योंकि जो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर आइडियल गैस। जो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है वो वैलिड होता है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक, आइडियल गैस का यूज करते हैं इसको डराइव करने के लिए, जब मैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन में डराइव करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये चीजें, है ना। यहाँ पर एक आइडियल गैस वाला एजम्पशन भी आएगा, इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। फ्लक्चुएट कर रहा है ऑटो फोकस की वजह से। ठीक है, कुछ नया सेटअप है, कल मैं देख लूंगा इसको, हाँ मैं बोल दूंगा, वो देख लेंगे तो सही हो जाएगा, है ना। सुनो, अच्छा 2 मिनट सुनो, 2 मिनट नोट मत करो, 2 मिनट सुनो। एक 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 प्रोसेस और होती है, कौन सी, एक प्रोसेस और होती है, कौन सी, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर एन क्या होता है, एन होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अच्छा, एन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, जो एन है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। नहीं पता, है ना। सुनो, याद रखना कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव जो मन चले वो रखो। ठीक, लेकिन जनरली क्या होता है,
जनरली एन की वैल्यू अपन लिखते हैं 1 से लेकर के 1.4 तक। मतलब जनरली एन 1 से ज्यादा होता है और गामा से कम होता है। याद रखना कि मैं जनरली लिख रहा हूं, याद रखना मैं जनरली लिख रहा हूं। मैंने कहीं कहीं नहीं लिखा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसका। मैंने कहीं नहीं लिखा कि हमेशा ऐसा ही होगा कि एन 0 से 1 से गामा के बीच होगा। कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन हम लोग अपनी जो कैलकुलेशन करते हैं, अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जनरल बात करते हैं, उसमें हम लोग 1 से गामा के बीच में लेते हैं, है ना। तो एन को 1 से गामा के बीच में लेते हैं जनरली, है ना। तो देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। पूरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर गामा आया था उस तरह से वहां पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। भैया यहाँ पर पीवी के पावर गामा है, वहां पीवी के पावर एन है, तो जहां पर यहाँ गामा आया था वहां पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस एन, या फिर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू P2V2 या फिर MRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस एन। सिंपल। सेम एक्सप्रेशन हो जाएंगे, ठीक। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हाँ, 1 के लिए आइसोथर्मल हो जाएगा और गामा के लिए एडियाबेटिक हो जाएगा। 1 के लिए आइसोथर्मल और गामा के लिए एडियाबेटिक, है ना। तो और 1 और गामा के बीच में होगा तो पॉलीट्रॉपिक, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल नहीं लेंगे यार, मैंने लेस यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया ना, मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया ना यहाँ पर। इसका मतलब है कि 1 और गामा को रेंज में नहीं लेंगे, है ना। समझ गए। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, जनरली बोला है, जनरली बोला है। 1 आइसोथर्मल हो जाएगा, वो पॉलीट्रॉपिक नहीं रहेगा, और गामा पॉलीट्रॉपिक नहीं रहेगा, वो एडियाबेटिक हो जाएगा, है ना। सिंपल। और 1 और गामा के अलावा जितने भी होंगे इस दुनिया में, सब क्या होंगे, पॉलीट्रॉपिक होंगे। ठीक है, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया क्या, सुनना। देखो एक बार, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट वर्क था अलग अलग प्रोसेस में। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ, एक विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोसेस बता रहा हूँ आपके समझने के लिए कि कोई भी प्रोसेस किस तरह से आइसोबारिक हो सकती है, किस तरह से आइसोकोरिक हो सकती है, किस तरह से आइसोथर्मल हो सकती है, किस तरह से एडियाबेटिक हो सकती है और किस तरह से पॉलीट्रॉपिक हो सकती है, ठीक।
एक हेडिंग डालो विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ये केवल आपकी समझ डेवलप करने के लिए बता रहा हूं मैं। एक हेडिंग डालो विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, फर्स्ट डालना आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब देखो कुछ ऐसा होगा, एग्जांपल, कोई एक रिजिड कंटेनर दे रखा है, आपको कोई ऐसा बोल दे कि एक रिजिड कंटेनर है, और ये आपका सिस्टम है, कोई रिजिड कंटेनर है और ये आपका सिस्टम है, ये क्या होगा? आइसोकोरिक होगा। इस दुनिया में जितनी भी प्रोसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ, केवल 1 मिनट वेट करो, है ना।
एक बार चेक करना सही चल रहा है क्या। ठीक है, मुझे 1 मिनट और देना, एक समस्या का समाधान और मैं कर देता हूँ, है ना। 1 मिनट और देना केवल, है ना। हाँ भाई, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे यार। क्या है कि जीवन एक है और समस्याएं अनेक है ना। तो पता नहीं क्या क्या तो समस्याएं हैं यार। सुनो, अपन बात कर रहे थे आइसोकोरिक प्रोसेस की, है ना। आइसोकोरिक में मैं आपसे क्या बोल रहा था, आइसोकोरिक में मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपसे बता रहा था
कि जब भी आपको कोई रिजिड कंटेनर दे रखा हो, कोई भी चीज रिजिड दे रखी हो, इसका मतलब है कि वो आइसोकोरिक की बात कर रहा है। या फिर कभी ऐसा भी बोल सकता है, देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, केवल थोड़ी सा धैर्य रखना। आपसे कुछ ऐसा भी बोल सकता है कि एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, और ये कोई पिस्टन है, ये आपका अंदर सिस्टम है, और ये सिस्टम की क्या है, बाउंड्रीज हैं। ठीक, ऊपर मैंने क्या लगा रखे हैं, कुछ स्टॉपर्स लगा रखे हैं। ये क्या है, ये स्टॉपर्स है। ये इस पिस्टन को क्या करेंगे, रोक करके रखेंगे, मूव नहीं होने देंगे। ये पिस्टन को मूव नहीं होने देंगे, स्टॉपर्स है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोकोरिक हो जाएगी। आइसोकोरिक को विजुलाइज करना कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल एक रिजिड कंटेनर है, वो क्या है, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अगर आइसोकोरिक आइसोबारिक होता तो क्या होता, देखो आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि देखो कुछ ऐसा होगा, ये कोई पिस्टन है, और ये आपका कोई एक सिस्टम है, और ये आपकी क्या है, बाउंड्रीज है। ये आपकी बाउंड्रीज है। ठीक, इस बार जो है ना, इस बार क्या है कि ये स्टॉपर्स नहीं लगे हैं, मैंने स्टॉपर्स को क्या कर दिया है, हटा दिया है। यहां पर ये जो पिस्टन है, यहां पर जो पिस्टन है वो फ्री टू मूव है। पिस्टन इज फ्री टू मूव। और अगर पिस्टन फ्री टू मूव है तो क्या होगा, अगर पिस्टन फ्री टू मूव है तो क्या होगा भाई, सिस्टम के अंदर जैसे भी थोड़ी सा प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टम के अंदर जैसे भी थोड़ी सा प्रेशर बढ़ेगा, मतलब एक फ्रैक्शन, मतलब 0.0001 बार भी प्रेशर अगर यहाँ पर कम ज्यादा हुआ, तो पिस्टन अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, और प्रेशर फाइनली क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ पाए? तो जैसे प्रेशर चेंज होता है, पिस्टन मूव हो जाएगा, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किए रहेगा। तो अगर पिस्टन फ्री टू मूव है तो अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, फिर प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर ज्यादा हो गया तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, फिर प्रेशर कांस्टेंट। याद रखना कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, और आपसे बोल दे कि पिस्टन फ्री टू मूव है, इसका मतलब है कि वो आपको बताना चाह रहा है कि जो प्रोसेस है वो कैसी है, आइसोकोरिक है। अगर उसने दे रखा है कि पिस्टन फ्री टू मूव है, इसका मतलब है कि प्रोसेस कैसी है, आइसोबारिक है। मैंने शायद आइसोकोरिक बोल दिया था, आइसोबारिक है। फ्री टू मूव मतलब आइसोबारिक। ठीक, इसके बाद देखो, अच्छा ये समझ में आया आपको, फ्री टू मूव में आइसोबारिक कैसे, ये समझ में आया आपको कि जैसे ही प्रेशर थोड़ी बहुत बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, फिर कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर थोड़ी कम होगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा, सिंपल। अरे मेरे भाई, मान लो कि सिस्टम में प्रेशर कम हो गया 0.00001 बार, प्रेशर अगर कम हुआ तो पिस्टन कहाँ आ जाएगा, नीचे। प्रेशर फिर उतना ही हो जाएगा। प्रेशर यहाँ पर ज्यादा हुआ तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब ये सिस्टम अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करेगा, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, फ्री टू मूव है। वॉल्यूम को एडजस्ट करेगा, लेकिन प्रेशर क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। बात समझ में आई, हाँ या नहीं? भाई कोई एक ही चीज चेंज होगी ना, ये तो प्रेशर, ये तो वॉल्यूम। फ्री टू मूव है तो वॉल्यूम को एडजस्ट करता रहेगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, सिंपल। इसके बाद ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना थर्मो में,
तो आप लोगों को क्लिक करना चाहिए। कहीं भी लिखा है कि पिस्टन इज फ्री टू मूव, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भैया क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है ना। उसके बाद एक और है, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर पहले एडियाबेटिक प्रोसेस देख लो। एडियाबेटिक प्रोसेस का तो सिंपल सा मतलब होता है कि भैया नो हीट ट्रांसफर। अगर आपको दे रखा है कि नो हीट ट्रांसफर है, क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर एग्जांपल आपको लिखा होगा कि इंसुलेटेड सिस्टम है, एग्जांपल इंसुलेटेड चैम्बर। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, इंसुलेटेड और आइसोलेटेड दोनों सेम चीजें हैं क्या? इंसुलेटेड और आइसोलेटेड दोनों सेम चीजें हैं, हाँ या नहीं? इंसुलेटेड और आइसोलेटेड दोनों सेम चीजें हैं, हाँ या नहीं? इंसुलेटेड और आइसोलेटेड दोनों सेम चीजें हैं, हाँ या नहीं? इंसुलेटेड का मतलब क्या है? इंसुलेटेड का मतलब नो हीट ट्रांसफर, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? इंसुलेटेड में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड में हीट ट्रांसफर होगी। आइसोलेटेड में नो हीट ट्रांसफर और नो मास ट्रांसफर। आप सही लिख रहे हो, नो एनर्जी ट्रांसफर एंड नो मास ट्रांसफर। सुनो, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। इंसुलेटेड का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर। इंसुलेटेड का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर, लेकिन वर्क ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर हो सकता है। मींस नो हीट ट्रांसफर लेकिन वर्क ट्रांसफर हो सकता है, और मास ट्रांसफर हो सकता है, उससे कोई समस्या नहीं है। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी, वर्क ट्रांसफर हो और कोई एनर्जी ट्रांसफर हो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। केवल क्या नहीं होगा, इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, है। सुनो, आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड का मतलब होता है नो एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी मतलब कौन? एनर्जी मतलब हीट और वर्क दोनों, बोथ हीट एंड वर्क, एंड नो मास ट्रांसफर। याद रखना, जनता को कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को हो सकता है पता रही हो चीजें, है ना। लेकिन इंसुलेटेड का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर, और आइसोलेटेड का मतलब होता है कि कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, मुझे एक बात बताओ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनरली पूछ रहा हूं आपसे कि ये एक इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड का ही साइन होता है ना। इंसुलेटेड चैम्बर, और यहां पर एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है, आई करंट बी वोल्टेज से फ्लो हो रहा है। मुझे बताओ कि इसमें तो हीट आ रही है ना अंदर, तो ये इंसुलेटेड हुआ या नहीं हुआ? इसमें तो हीट आ रही है ना अंदर, तो ये इंसुलेटेड हुआ, हाँ या नहीं? इंसुलेटेड हुआ या नहीं हुआ?
इंसुलेटेड हुआ या नहीं हुआ? अरे मेरे भाई, मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिकल है वो हीट नहीं होती, वो वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इसमें हीट नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें हीट आ रही है क्या, मुझे बताओ, इसमें हीट आ रही है क्या? इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाँ या नहीं? इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें वर्क ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क। वो अलग बात है कि अंदर जाकर के इलेक्ट्रिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है, वो अलग बात है कि अंदर जाकर के वो इलेक्ट्रिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंसुलेटेड है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें डेल्टा क्यू जीरो है, इसमें वर्क ट्रांसफर हो रहा है। वो अलग बात है कि अंदर जाकर के इलेक्ट्रिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, ये तो सिंपल सी बात थी, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, सुनो तो 2 मिनट नोट मत करना, नोट मत करना, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस, नो हीट ट्रांसफर, इंसुलेटेड चैम्बर कभी भी दे रखा है, अपन समझ जाएंगे एडियाबेटिक है। जनरली कहा जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, है ना, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ में आएंगी चीजें एडियाबेटिक, है ना। ऐसा कहा जाता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना। एडियाबेटिक प्रोसेस किस तरह से फास्ट होती है? हीट को ट्रांसफर होने में, हीट को ट्रांसफर होने में कुछ ना कुछ समय लगता है, हीट को ट्रांसफर होने में कुछ ना कुछ समय लगता है। अगर समय को निग्लेजिबल कर दिया जाए तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगी। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जांपल, एग्जांपल सुनो। आप लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जिनको याद होगा, अपन बचपन में ऐसा कुछ किया करते थे क्या? ये कोई एक कैंडल है, ये कोई एक कैंडल है, और कैंडल ऐसे जल रही होती थी और उसके बीच से हम लोग हाथ निकाला करते थे ऐसे। ऐसा किसी को याद है? एक कैंडल जल रही है और उसके बीच से ऐसे उंगली निकालते थे हम लोग। याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ किया है क्या? याद आ रहा है? अपन जलते नहीं थे, अपन जलते नहीं थे, ऐसा एक कैंडल रख रही लगी रखी है, जल रही है, और हम लोग ऐसे हाथ करते थे और बहुत तेजी से निकालते थे। हम लोग जलते नहीं थे। उसी हाथ को थोड़ी देर तक यहाँ पर रखो कैंडल के ऊपर, आप क्या हो जाओगे? जल जाओगे। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। अगर कैंडल जल रही है, थोड़ी देर तक हाथ रखा तो आप जलोगे, लेकिन आप बहुत फास्ट हाथ को निकालो, बहुत फास्ट प्रोसेस होगी, तो हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, आप नहीं जलोगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए समय लगता है, और अगर वो समय निग्लेक्जिबल हो जाए तो हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगी। और कोई एग्जांपल? सुनो, आप क्या करो, आप मई जून के मंथ में, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, उसको अज्यूम करना। आप मई जून के मंथ में ऊपर छत में जाते हो, मई जून के मंथ में बहुत ज्यादा गर्मी है, और टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, है ना। ग्वालियर में लगभग इतना टेम्परेचर हो जाता है ना, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप ऊपर छत में जाते हो, छत में मार्बल वगैरह लगा है, फर्श वगैरह है, जो भी है। आपने चप्पल या जूते नहीं पहन रखे हैं, आप नंगे पैर जाते हो ऊपर छत में। आप मुझे बताओ कि आप चाहते हो कि छत बहुत गर्म है और आप चाहते हो कि आप ना जलो, तो आप धीरे धीरे जाओगे या दौड़ करके जाओगे? आप धीरे धीरे जाओगे या दौड़ करके जाओगे? ऑब्वियसली आप दौड़ करके जाओगे। आप अगर चाहते हो कि आप ना जलो तो आप दौड़ करके जाओगे। जैसे आप धीरे धीरे कदम रखते हुए गए ना, आप जल जाओगे। कारण, आप करना क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो छत है ना वो बहुत गर्म है, उससे आपके पैरों में हीट ट्रांसफर ना हो, और इसीलिए आप कांटेक्ट टाइम बिटवीन रूफ सरफेस एंड योर स्किन आप क्या करने वाले हो? कम करने वाले हो, मिनिमाइज करना चाहते हो। आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है, उसके उसके और जो छत है, उन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट टाइम है उसको आप मिनिमाइज करना चाह रहे हो, सो दैट हीट ट्रांसफर ना हो। इसलिए आप वहां पर दौड़ करके जाते हो, और प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाती है और आप नहीं जलते हो। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ या नहीं? बाकी कैंडल वाले एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर बहुत फास्ट में हाथ को निकालूं तो मैं नहीं जलूंगा। इसका मतलब है कि फास्ट प्रोसेस कैसी होती है? एडियाबेटिक होती है, क्योंकि फास्ट है, टाइम ही नहीं मिलेगा हीट ट्रांसफर होने के लिए, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इनको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? तुम लोगों को बातें समझ में आती है मेरी कुछ, कि ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? बातें कुछ समझ में आती है तुम लोगों को कि बस चल रहा है ऐसे ही? कुछ समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट क्यों होती है? आती है ना? ठीक है, सुनो। ठीक, तो उसमें लिख लेना एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस। ठीक है, सुनो। इसके बाद देखो, एक और बची, कौन सी? आइसोथर्मल। फोर्थ नंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। सुनो, अच्छा टेम्परेचर क्या होता है मुझे बताओगे क्या? टेम्परेचर क्या होता है मुझे बताओगे क्या? टेम्परेचर 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 क्या है? देखो, वो जो समाज के कई सारे लोग टेम्परेचर की डेफिनेशन देते हैं ना, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो मत देना। ये जो बीए बीएससी वाले लड़के होते हैं ना, जिनने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ ली होती है और जिनको नहीं आता फिजिक्स में कुछ, वो इस तरह की डेफिनेशन देते हैं, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर क्या है? आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाओगे, आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, और तो उसमें आप पढ़ोगे कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट मॉलिकुलर लेवल। ठीक। अच्छा, मैंने आपको कभी, 2 मिनट सुनना, 2 मिनट, थोड़ी सा धैर्य रखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको मैंने कभी एनर्जी बताई थी, नोट मत करना कुछ भी। मैंने आपको कभी एनर्जी बताई थी कि एनर्जी दो तरह की होती है। एक होता है एनर्जी इन स्टोरेज, एक होता है एनर्जी इन ट्रांजिशन। एनर्जी दो ही तरह की हो सकती है, एक तो एनर्जी मेरे अंदर जो स्टोर है, और दूसरा जो एनर्जी इन ट्रांजिशन है, कि मेरी जो इंटरनल एनर्जी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जो एनर्जी इन स्टोरेज है ना, आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि जो एनर्जी इन स्टोरेज है इसको अपन बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। आगे चल के अपन पढ़ेंगे एनर्जी इन ट्रांजिशन दो तरह से हो सकती है। पहला, वर्क और हीट। एनर्जी इन ट्रांजिशन दो तरह से हो सकती है, वर्क एंड हीट। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट मॉलिकुलर लेवल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिकुलर लेवल पे, उसका मेजर है टेम्परेचर। मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, इसका मेजर कौन है? इसका मेजर है टेम्परेचर। ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका मेजर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट मॉलिकुलर लेवल। जो मॉलिकुलर लेवल पे एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका मेजर है टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी का मेजर है टेम्परेचर। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि जैसे जैसे अपन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वोल्टेज। वोल्टेज से आप क्या अंदाजा लगाते हो? जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, कहीं ना कहीं। ऐसे ही जितनी ज्यादा टेम्परेचर है उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इंटरनल एनर्जी होगी। किसी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब क्या है? किसी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस टेम्परेचर में, सॉरी, किसी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस सिस्टम में मॉलिकुलर लेवल पे एनर्जी ज्यादा है। किसी सिस्टम में टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब है कि उस सिस्टम में मॉलिकुलर लेवल पे एनर्जी ज्यादा है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। मैं कैसी प्रोसेस की बात कर रहा हूं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब
टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी, और मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टोर्ड एनर्जी सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो कुछ इस तरह से, मान लो एग्जाम्पल, ये कोई आपका सिस्टम है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर एक हीट ट्रांसफर हुआ, हालांकि हीट अपन ने नहीं पढ़ी है अभी, हीट क्या है। मान लो हीट ट्रांसफर हुआ 50 किलो जूल, तो सिस्टम की एनर्जी 50 किलो जूल से क्या होगी, बढ़ेगी। 50 किलो वाट मान लो, रेट मान लो, और मान लो जो डिस्प्लेसमेंट वर्क है, या फिर जूल ही मान लो, और मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाता है डेल्टा डब्ल्यू कितना, 50 किलो जूल। सिस्टम को हीट कितनी मिली, 50 किलो जूल, उसने वर्क कितना कर दिया, 50 किलो जूल। एनर्जी इन ट्रांजिशन आया कितना, 50 किलो जूल। एनर्जी इन ट्रांजिशन चला कितना गया, 50 किलो जूल। सिस्टम की एनर्जी कुछ बढ़ेगी नहीं, कम होगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी बिल्कुल। और अगर सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो सिस्टम की जो एनर्जी है, एनर्जी इन स्टोरेज है, उसका मेजर कौन है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर आपको पता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रोसेस कैसी हो जाएगी, आइसोथर्मल, सिंपल। ठीक। आप बात को समझने की कोशिश करो कि टेम्परेचर होता क्या है बेसिकली। टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजर बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये डेफिनेशन उन लोगों ने बताई है जिन लोगों को कुछ नहीं आता। टेम्परेचर मेजर है किस बात का, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट मॉलिकुलर लेवल। मॉलिकुलर लेवल पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका मेजर है टेम्परेचर। मॉलिकुलर लेवल पे जो एनर्जी स्टोरेज होती है सिस्टम की, उसका मेजर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर है किसका, इंटरनल एनर्जी का। ठीक। तो अगर सिस्टम की जो एनर्जी स्टोरेज है, इंटरनल एनर्जी है, अगर वो कांस्टेंट रहती है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी चली गई, सिस्टम की एनर्जी रहेगी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। सिंपल। बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। कुछ कुछ बातें समझ में आई। ठीक है, उसमें लिख लेना पहले, बाद में इसको ड्रॉ करना। उसमें लिख लेना टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, उसमें लिख लेना टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ। जब हम लोग आगे एंट्रोपी वगैरह में पहुंचेंगे ना, अवेलेबल एनर्जी वगैरह में पहुंचेंगे ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना कि टेम्परेचर ये नहीं होता, ये होता है ना। इस तरह से चीजें आइसोथर्मल हो जाती हैं, इस तरह से फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाती है। ये चीजें आगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब अपन एंट्रोपी, अवेलेबल एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे ना। अभी समाज में कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे होंगे, वो अचानक से एंट्रोपी में आ जाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको एंट्रोपी नहीं आता है, बाकी सब आता है। बट द प्रॉब्लम इज कि उनको ये भी नहीं आता है, बेसिक भी क्लियर नहीं है ना। तो क्लास मिस मत करना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चल के इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। ठीक है, लिखना उसमें टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, temperature is the measure of average kinetic energy of gas at molecular level. Temperature is the measure of average kinetic energy of gas at molecular level. Hence, average kinetic energy of gas at molecular level. Hence,
stored energy of the system or internal energy of the system. Hence, stored energy of the system or internal energy of the system is the function of temperature. Hence, stored energy of the system or internal energy of the system is the function of temperature. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब है भैया कि जो स्टोर्ड एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सिंपल है ना, इसको एक बार नोट करना। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा। इसके अलावा एक प्रोसेस और आती है, कौन सी? पॉलीट्रॉपिक। एक बात और कि जो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक बहुत फास्ट प्रोसेस थी। उसी तरह जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस मानते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस को कुछ पूछ रहे हो क्या सर? मेजर ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी बोलना चाहिए था, मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला? मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला बेटा? जो मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वही इंटरनल एनर्जी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि एक कोई गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो उनमें एक रैंडमनेस होता है। एक रैंडमनेस मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होंगे, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होंगे, मॉलिक्यूलर रिपल्शन होंगे, मॉलिक्यूलर टॉर्शन होगा, कुछ भी होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे काइनेटिक एनर्जी है, वही इंटरनल एनर्जी है ना? ठीक है, और थोड़ी ना, और कुछ थोड़ी ना होता है गैस के पास कि अलग से वो एनर्जी अपने पास रखे हुए है। नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो उसकी मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे वही इंटरनल एनर्जी है ना। ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, सुनो मैं क्या बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि जैसे अपन ने एडियाबेटिक के लिए पढ़ा था ना कि एडियाबेटिक क्या है? बहुत फास्ट प्रोसेस है। उसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस कंपैरेटिवली एक स्लो प्रोसेस होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। तो मैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम को लॉस नहीं करना चाहता, मैं सिस्टम की एनर्जी को लॉस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि प्रोसेस क्या रहे? प्रोसेस रिवर्सिबल रहे। मतलब जितना यहाँ से आया उतना यहाँ से चला गया और सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। और चेंजेस नहीं हुए तो मैं क्या करना चाहूंगा? रिवर्सिबल कराना चाहूंगा। और रिवर्सिबल तब होगा जब प्रोसेस क्या होगी? स्लो होगी। सो आइसोथर्मल प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होती है, उसमें लिख लेना, आइसोथर्मल इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। सुनो, इसके बाद एक और आती है, कौन सी? एक और आती है, कौन सी? पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप मुझसे पूछोगे पॉलीट्रॉपिक क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी प्रोसेस हैं, इस दुनिया में जितनी भी प्रोसेस है जो आइसोकोरिक नहीं है, जो आइसोबारिक नहीं है, जो आइसोथर्मल नहीं है और जो एडियाबेटिक नहीं है, वो सारी प्रोसेस क्या है? पॉलीट्रॉपिक है। मतलब इन ये जो मैंने चार बताई, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, इनके अलावा इस दुनिया में जितनी भी प्रोसेस हैं वो सारी क्या है? पॉलीट्रॉपिक है। मतलब जितनी भी प्रैक्टिकल प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ में, वो सारी की सारी प्रोसेस कौन सी हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ठीक, तो उसमें लिख लेना ऑल द प्रैक्टिकल प्रोसेस, उसमें लिख लेना ऑल द प्रैक्टिकल प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखना अदर देन, उसमें लिख लेना ऑल द प्रैक्टिकल प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखना अदर देन आइसोकोरिक, all the practical process other than isocoric, isobaric, isothermal and adiabatic, other than isocoric, isobaric, isothermal and adiabatic, bracket close, are polytropic process. All the practical process are polytropic process. ठीक है, सिंपल। आइसोकोरिक रिजिड, आइसोबारिक फ्री टू मूव, एडियाबेटिक बहुत फास्ट, आइसोथर्मल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक इन सब के अलावा जो भी है वो सब पॉलीट्रॉपिक है। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? विजुलाइज कर पा रहे हो चीजों को?
अब देखो, आपके सामने कभी भी ऐसा आ जाए कि भैया इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आइसोथर्मल है। आपके दिमाग में कभी ऐसा आए कि फ्री टू मूव है पिस्टन, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आइसोबारिक की बात कर रहा है ये। रिजिड टैंक आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आइसोथर्मल की बात कर रहा है ये। बहुत फास्ट प्रोसेस आ जाए कभी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एडियाबेटिक की बात कर रहा है ये। क्लियर है ये बातें? इंसुलेटेड आ जाए, आइसोलेटेड आ जाए, पॉलीट्रॉपिक आ जाए, सब अपन फील कर सकते हैं। ठीक, सुनो, ठीक है, एक हेडिंग और डाल लो, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। एक हेडिंग और डाल लो, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम फॉर डिफरेंट प्रोसेस। स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम फॉर डिफरेंट प्रोसेस, सुनना। स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम फॉर डिफरेंट प्रोसेस, या फिर स्लोप ऑफ डिफरेंट प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, कुछ भी लिख लो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। जो सारी प्रोसेस है ना, जितनी भी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक, इनको मैं लिखना चाह रहा हूँ पीवी के पावर एन के टर्म में। तो देखो, प्रोसेस यहाँ पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर एन की वैल्यू लिख रहा हूँ। देखना एक मिनट, मुझे सबसे पहले बता दो कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी उसके लिए एन कितना था। जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी उसके लिए एन कितना था, आपको याद आ रहा है? पीवी बराबर एमआरटी लिखा था, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आया था, याद आ रहा है क्या? तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा, जो एडियाबेटिक है उसके लिए एन कितना था, गामा था। और तीसरा, जो पॉलीट्रॉपिक है उसके लिए एन 1 से ज्यादा था और गामा से कम था। चौथा, जो आइसोकोरिक है या फिर आइसोबारिक है उसके लिए एन कितना होगा। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। अब देखो, अगर यहाँ पर एन एन 0 हो जाए तो वी के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एन की वैल्यू इसमें क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद आता है आइसोकोरिक, इसमें एन कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये सारी प्रोसेस है, ठीक। एक बार देखो, मैं एक एक करके सारी प्रोसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक की बात करोगे तो देखो, ये है पीवी डायग्राम। आइसोकोरिक मतलब, आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ऐसा, या तो ये होगी 1 से 2, या तो ये होगी 1 से 2। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? ये आइसोकोरिक कंप्रेशन है और ये आइसोकोरिक एक्सपेंशन है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंप्रेशन एक्सपेंशन तो जब होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अंतर क्या है? एन फॉर आइसोकोरिक समझ नहीं आया, सुनो। एन फॉर आइसोकोरिक समझ नहीं आया। पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी के पावर एन इज इक्वल टू सी अपॉन पी, देन v इज इक्वल टू सी अपॉन पी के पावर 1 बाई एन। एन को रख दो इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना।
सिंपल। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहां 1 से 2 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो दोनों में कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो दोनों में कांस्टेंट है। यहां प्रेशर बढ़ रहा है। आपको पता है कि पीवी बराबर एमआरटी में, पीवी बराबर एमआरटी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मुझे बता दो, इसको ए मान लो आप, अन्यथा हम लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। ए और ये बी। मुझे बता दो जो ए वाली प्रोसेस है वो हीट एडिशन है या हीट रिजेक्शन है? हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन है? आप समझ गए होगी, आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। वॉल्यूम है क्या कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम हीट एडिशन हुआ होगा। ये है आइसोकोरिक हीट एडिशन, कोरिक हीट एडिशन। और ये है आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, सिंपल। ठीक। इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा आइसोबारिक एक्सपेंशन, और ये हो जाएगा वॉल्यूम कम हो रहा है, आइसोबारिक कंप्रेशन। सिंपल। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिए क्या? एचएमटी अपना खत्म हुए बहुत दिन हो गया है। एचएमटी का प्रीवियस ईयर लगा लिया क्या आप लोगों ने पूरा? एचएमटी का प्रीवियस ईयर वगैरह लगा लिया क्या आप लोगों ने पूरा, एचएमटी और एफएम का? एचएमटी और एफएम दो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, मैंने पढ़ाए थे, उनका एक प्रीवियस ईयर होता है, वो आप लोगों ने लगा लिया है क्या, हाँ या नहीं? एफएम हो गया है, एचएमटी लगाना है ना, एचएमटी बचा है ना। सुनो, देखो एक्चुअल में क्या है, स्लोप तो अपन इसके आगे कल डिस्कस करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, वो आपके काम आएगी, हाँ। देखो क्या होता है कि
अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप लोग थर्ड ईयर वाले हो या फोर्थ ईयर वाले हो मुझे नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे यहाँ पर वो थर्ड ईयर वाले होंगे ना, फोर्थ ईयर वाले भी हो सकते हो। एक्चुअल क्या होता है कि लाइफ के हर एक पॉइंट पे स्लोप अपन डिस्कस करते हैं कल, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, काम आएगी आपकी। लाइफ के हर एक पॉइंट पे कंफर्ट जोन आता है। हम लोग क्या करते हैं कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कुछ लोग उस कंफर्ट जोन में पहले चले जाते हैं और कुछ लोग उस कंफर्ट जोन में बाद में जाते हैं। और ये जो कंफर्ट जोन है और जो स्ट्रगल वाला जोन है हमेशा पैरेलल में चलता है। मतलब कुछ ऐसा है कि आप पूरी लाइफ को देखोगे ना, पूरी लाइफ को देखोगे ना तो लाइफ कुछ ऐसे चलती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ये लाइफ का नहीं, मान लो कोई एक आपका कोई एक एम है, उस एम के दौरान मान लो आप चाहते हो कि आपको कुछ करना है, उस एम के दौरान ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये आपका पूरा स्ट्रगल है जिससे आपको जाकर के उसको एम आपको मिलेगा। इसी के पैरेलल में एक जोन और चलता है, कंफर्ट जोन। ये आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो कंफर्ट जोन में तुरंत यहाँ पर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते, कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, हमें स्टार्ट ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी सा स्टार्ट करते हैं फिर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, उनको लगता है आगे नहीं हो पाएगा हमसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आते हैं और कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से पता है सबसे बेकार आदमी कौन होता है, सबसे घटिया आदमी कौन होता है? इनमें से सबसे घटिया आदमी वो होता है जो एंड पॉइंट पे पहुंचता है यहाँ पर, और जस्ट एंड पॉइंट पे पहुंचने ही वाला होता है, और वो वहां ना पहुंच करके कहाँ पर आ जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है। ये सबसे घटिया आदमी होता है जो एंड पॉइंट पे पहुंचने ही वाला होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस बची होती है और उस डिस्टेंस को पूरा करने में उसको लगता है कि अब हमसे ना हो पाएगा, और वो आ जाता है कंफर्ट जोन में और छोड़ देता है सारी चीजें। आप समझो, आपने प्रिपरेशन अभी शुरू की है, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है। आप पिछले 20 साल से 18 साल से जो पढ़ाई कर रहे थे वो क्या था? आपका जो पूरा फेस है स्टडी का, जो पूरा फेस है स्टडी का, जो पूरा एक समय है, वो 1 या 2 साल का नहीं मेरे भाई। जब आप 3 या 4 साल के रहे होगे, क्लास फर्स्ट में गए होगे, आप तब से पढ़ाई कर रहे हो। मतलब आप कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो? करीब 18 साल से। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल से आप लोग पढ़ रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, एमटेक और पीएचडी करने का मन बहुत कम लोगों का होता है। तो आपकी जो स्टडी बची है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल की बची है। थर्ड ईयर होगा या फोर्थ ईयर होगा, फोर्थ ईयर वालों का 6 महीना, थर्ड ईयर वालों का 1 डेढ़ साल। 1.5 साल मैक्सिमम आप अपने जीवन में पढ़ने वाले हो। इसके बाद आप लोग एजुकेशन नहीं लेने वाले हो। हाँ, हो सकता है अलग से पढ़ते रहो, लेकिन इस टाइप की एजुकेशन, क्लासरूम में बैठ करके एजुकेशन नहीं लेने वाले। मतलब आपका ये जो पूरा 20 साल का जोन था ना, लगभग 20 साल मान लेते हैं, कुछ का 16, कुछ का 18 साल होगा, जो स्टार्ट हुआ था जब आप कब के थे, 3 साल या 4 साल के थे, वो तब स्टार्ट हुआ था, वो खत्म होने वाला है। आप उसके 16 साल 17 साल खत्म कर चुके हो, आप जस्ट एंड पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हो। आपके लाइफ का वो वाला फेस अगले 1.5 या 2 साल में, 1 साल में या 6 महीने में खत्म होने वाला है। याद रखना, अगर आप अब कंफर्ट जोन में आ गए ना, तो आप इस दुनिया के सबसे घटिया आदमी होंगे, क्योंकि आप 18 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल इन्वेस्ट कर चुके हो उस चीज में। ये पूरा स्ट्रगल वाले पॉइंट पे थे ना भाई, आप कभी कंफर्ट जोन में नहीं आए ना। आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी कि मैं पढ़ाई छोड़ करके जा रहा हूँ हिमालय, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। आप पढ़ाई कर ही रहे हो भाई, और बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत वाला काम है, ऐसे ही नहीं मिलता कॉलेज, है ना। अपन को मिल जाता है इसीलिए अपन को लगता है कि MITS ठीक है, छोटा कॉलेज है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और मेहनत की होगी आपने, डेफिनेटली की होगी, है ना। और कॉलेज आके भी मेहनत कर ही रहे होगे, थोड़ी बहुत कर रहे होगे, लेकिन कर रहे हो। बिल्कुल कंफर्ट जोन में तो नहीं हुआ ना। तो आप ये समझो कि आपका जो एक जोन है ना लाइफ का, एजुकेशन वाला, वो जस्ट खत्म होने वाला है, आप एंड पॉइंट पे हो। तो जो भी 1 डेढ़ साल बचा है और जो 6 महीना बचा है, बिल्कुल भी कंफर्ट जोन पे नहीं आना है। आप उसी पाथ पे चलते रहो, आप मंजिल के बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। मतलब आप ये मान करके चलो कि आप इतना बड़ा सफर तय कर चुके हो, केवल इतना सा बचा है ना। आप बस सक्सेसफुल होने ही वाले हो, आप बहुत करीब हो। अब अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए ना, तो वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ी गलती होगी, है ना। तो बिल्कुल भी नहीं आना है। जितने भी चीज़ें हैं जो भी मैं बताता जा रहा हूँ, सारी चीज़ें करते जाओ, प्रीवियस ईयर वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। और बुक्स वगैरह लगाते जाओ, है ना, और बस लगे रहो। कभी भी कोई भी डिप्रेशन आए, कुछ भी आए, अब कोई डिमोटिवेट हो कि भाई अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपना क्या होगा, अपन से तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा
कभी आप पढ़ना, आप डिग्री कर लेना ना, तब मुझसे एक बार पूछना, मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ पुस्तक बताऊंगा। एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी आदित्यनाथ नहीं है ऑब्वियसली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमानंद योगी। ये जो पुस्तक है ना, उसमें जो पूरा दे रखा है कि थॉट प्रोसेस क्या होती है। तो ह्यूमन की जो थॉट प्रोसेस होती है वो दो तरह से चलती है। पहला, एक थॉट प्रोसेस होती है फैक्ट पे चलती है, और दूसरा थॉट प्रोसेस होती है वो बिलीफ्स पे चलती है एंड इमोशंस पे चलती है। और अब ठीक, जैसे मैं किसी रास्ते से बस स्टैंड जा रहा हूँ, मैं किसी रास्ते से बस स्टैंड जा रहा हूँ, तो मैं बस स्टैंड ही पहुंचूंगा क्योंकि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ तो मैं रेलवे स्टेशन ही पहुंचूंगा क्योंकि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ। दिस इज फैक्ट, ये फैक्ट है। ठीक। इमोशंस, बिलीफ, मैं रात में घर में अपने अंधेरे में बैठा हूँ और मुझे डर लग रहा है कि कहीं से भूत आ जाएगा क्योंकि मैंने हॉरर मूवी देख ली है। ये इमोशंस हैं, ये जो बिलीफ्स हैं, इसके कारण मुझे डर लग रहा है। ऐसा कोई फैक्ट है ही नहीं। आज तक मेरे सामने भूत आया नहीं आया, आज तक भूत ने मुझे काटा नहीं काटा, फैक्ट है ही नहीं, ये बिलीफ्स हैं। तो हम लोगों को डिमोटिवेशन क्यों आता है? क्योंकि हम लोग जो अपनी थॉट प्रोसेस है वो किससे गवर्न करते हैं? हमेशा बिलीव्स और इमोशंस से। हमेशा किससे करो? फैक्ट से करो। आप पढ़ाई कर रहे हो, कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, लगा रहे हो, क्लासरूम अटेंड कर रहे हो, कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट आएगा, ये फैक्ट है। इसमें बिल्कुल भी इमोशनल होने वाली जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बिलीव्स पे मत जाओ। पहले तो 100% श्योर हो जाओ कि सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि अपना दिमाग क्या करता है ना, अपना दिमाग सीरीज में वर्क करता है, मतलब लिंक्स पे वर्क करता है। कुछ ऐसा है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, फिर खत्म करता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जैसे यूट्यूब ओपन करोगे ना, यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब में मान लो आपको राहत फतेह अली खान बहुत अच्छे लगते हैं, यूट्यूब में आपने राहत फतेह अली खान का गाना सर्च मारा, तो यूट्यूब आपको राहत फतेह अली खान के 10 गाने और ला के रख देगा कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। फिर आप डालोगे सोनू निगम, तो सोनू निगम के 10 गाने और रख देगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। फिर आप डालोगे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के 10-20 स्पीच ला करके रख देगा, ये देखो, ये देखो। नरेंद्र मोदी की स्पीच ला करके रख देगा। यूट्यूब क्या कर रहा है कि जो आप डिमांड कर रहे हो उसी तरह के 50 चीजें और ला के रख रहा है। अपना दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। आपने दिमाग को एक क्लू दिया कि ऐसा कुछ है, आपका दिमाग उस चीज के 50 कारण ला के रख देगा। आपने अगर एक बार सोच लिया ना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका दिमाग 100 कारण आपके सामने ला करके रख देगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तो इसलिए कभी ये सोचना ही नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, हमेशा मान करके चलो कि सिलेक्शन होगा। तो फिर दिमाग क्या करेगा? दिमाग 100 कारण ला करके रख देगा कि सिलेक्शन क्यों होगा। आपको शायद नहीं पता होगा कि अपने जो दिमाग है, जो ह्यूमन माइंड है ना, उसमें लगभग 60,000, 60,000 विचार, 60,000 थॉट्स डेली आते हैं अपने ह्यूमन माइंड में। एक नॉर्मल आदमी 60,000 थॉट्स डेली आते हैं। 60,000 थॉट्स को कोई गवर्न कर सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता। थॉट्स आएंगे ही आएंगे, 60,000 आते हैं लगभग, वो आएंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। लेकिन इनमें से जो की थॉट्स है, की थॉट्स मतलब कि सिलेक्शन होना और ना होना, इनको मैं गवर्न कर सकता हूँ। अगर मैंने सोच लिया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसके पीछे जो थॉट्स आने वाले हैं, 1,000, 2,000, 3,000 थॉट्स आने वाले हैं, जो डिप्रेशन आने वाला है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जो की थॉट था, जिसको मैं सोच रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, उसको मैं गवर्न कर सकता हूँ। ये की थॉट्स हैं जो बाकी सारी चीजों को गवर्न करते हैं ना। तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहो कि सिलेक्शन, सबसे पहले मानो और लिख लो अपने घर में कि आपका सिलेक्शन होगा। पहले तो ये मानो कि सिलेक्शन होगा तभी होगा। दूसरा, अब सिलेक्शन कैसे होना है उस चीज पे लग जाओ कि भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। और अपना पूरा दिमाग लगाओ किस पे? फैक्ट पे। मैं पढ़ रहा हूँ तो सिलेक्शन होगा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंफर्ट जोन पे मत आना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपने गेट की प्रिपरेशन अभी शुरू की है, बेटा आपने शुरू नहीं किया है। आप 18 साल से पढ़ रहे हो और आप 1.5 साल और पढ़ने वाले हो। इसका मतलब है कि आप अपने 18-20 साल की जो स्टडी है, वो पूरा जो जोन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं हो, उसके एंड पॉइंट पे हो। आप लोग प्रिपरेशन के स्टार्टिंग पे नहीं हो, आप इस जोन में खड़े हो, इस जोन पे आप यहाँ एंड पॉइंट पे खड़े हो। अगर आप कंफर्ट जोन पे आ गए ना, ये सब खराब हो जाएगा जो आप लोगों ने पिछले 16-17 साल में मेहनत की है ना। तो बस प्रीवियस ईयर वगैरह लगाते जाओ, है ना। बाकी सब तो सही चल रहा है ना। ठीक है, बात समझ गए हो क्या मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो भी 1-1.5 साल आपका बचा है ना, उसको पूरी शिद्दत से दो। जितना कर सकते हो ना, जो भी कर सकते हो कर डालो 1-1.5 साल में, है ना। ठीक है।
और सिलेक्शन हो जाता है यार नॉर्मली आपके ही कॉलेज से, मतलब अपने ही कॉलेज से सिलेक्शन होता है हर साल 80 के बैच में कम से कम 30 लोग ऐसे निकलते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। कुछ डिग्री के साथ हो जाते हैं फोर्थ ईयर में, कुछ 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद। मतलब 80 में से 30-35 लोग सक्सेसफुल होते हैं, अच्छी जगह पहुंचते हैं ना। नॉर्मली हो जाता है, बस लगे रहो, है ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपन कल, है ना।